हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था अमीन्स की सिंथेसिस, जिसमें हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स की, लेकिन इससे पहले हमारे एक दो एनसीईआरटी के मेथड्स स्किप हुए हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स। तो पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमीन्स को, क्योंकि कंपटीशन के लिए वी हैव टू फॉलो एनसीईआरटी पैटर्न ऑल्सो। क्लियर? वन नेम रिएक्शन इज लेफ्ट हॉफमैन ammonolysis, and the second one is Smith reaction. This reaction is not present in your NCERT, but Hofmann ammonolysis is present in your NCERT book. But if you check last year papers of NEET, then you will find some questions based on Smith reaction. Clear? Firstly, we discuss Hofmann ammonolysis. सबसे पहले हम बात करेंगे Hofmann ammonolysis की कि कैसे होती है Hofmann ammonolysis. ध्यान रखना, दिस इज अ कंबाइंड मैथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटनरी अमीन्स। ये अकेला ऐसा मेथड है जिससे हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी अमीन्स को क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज। कैसे होती है हॉफमैन अमोनोलाइसिस? इन दिस वी स्टार्ट फ्रॉम अमोनिया। अमोनिया से हम शुरू करेंगे और हम इस अमोनिया की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ? एल्काइल हैलाइड। और एक चीज ध्यान रखना कि हॉफमैन अमोनोलाइसिस कब होगी? जब हमारा एल्काइल हैलाइड किस में प्रेजेंट होगा? एक्सेस में। अगर ये एल्काइल हैलाइड एक्सेस में नहीं है तब हॉफमैन अमोनोलाइसिस नहीं होगी। रिएक्शन कैसे होगी? कंट्रोल्ड कंडीशंस में। फर्स्टली आई राइट हेयर ammonia, that is NH3. It will react with alkyl halide. What happens? This nitrogen is having lone pair of electron. It will attack on the positive carbon and leaving group departs. सिंपल सी चीज है कि अमोनिया पे नेगेटिव चार्ज था इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। उसने किसके ऊपर अटैक किया? आर ग्रुप पे। आर ग्रुप इज कार्बन, एनी एल्काइल ग्रुप। जैसे ही अटैक हुआ, लिविंग ग्रुप बाहर चला गया। द रिएक्शन हेयर फॉलोज SN2 पाथवे। ये चीज ध्यान रखना कि ये रिएक्शन किसको फॉलो करती है? SN2 पाथवे को। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। क्या बनेगा? लेट अस सी। दिस वन इज R, NH3. I write here पॉजिटिव। अब बेटा सॉल्यूशन में हैलाइड आयन है। दिस हैलाइड आयन captures this H positive and the electron density neutralize this positive charge. तो हमारे पास क्या बन गया? We can write as RNH2. What is RNH2? Primary amine. तो ध्यान रखना कि अगर हमारे पास एल्काइल हैलाइड एक्सेस में नहीं है तो हमारी जो रिएक्शन है वो प्राइमरी अमीन स्टेज पे ही क्या हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। अगर हमारा एल्काइल हैलाइड एक्सेस में प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन फर्दर मूव करेगी। और कब तक मूव करेगी? टिल द फॉर्मेशन ऑफ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स। आगे डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन को फटाफट, क्योंकि बेटा ये मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स देखे, नीट के भी देखे, जेई के भी देखे, और आपसे इनडायरेक्टली स्टेटमेंट की फॉर्म में आस्क्ड है हॉफमैन अमोनोलाइसिस, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्या होगा? This primary amine
विल फर्दर रिएक्ट विद दिस एल्काइल हैलाइड। रिएक्शन कैसे होगी, फिर से नाइट्रोजन पे लोन पेयर, और ये क्या करे, इस R ग्रुप के ऊपर अटैक। लिविंग ग्रुप क्या होगा रिएक्शन से बाहर। सो आई राइट हियर R2NH, दिस वन इज secondary amine. Further reaction takes place with the next molecule of alkyl halide, and here we get tertiary amine. Lastly, one more molecule of alkyl halide will react with this tertiary amine, and finally formation of this quaternary ammonium salt takes place. हमारे पास क्या बनेगा, quaternary ammonium salt. So this is the final product of Hofmann ammonolysis. If someone says, suppose you have given ammonia and it will react with excess of methyl iodide, then which of the following product is formed? The product will be this quaternary ammonium salt. और मिथाइल आयोडाइड गिवन था, तो आप इस हैलाइड की जगह पे ये भी लिख सकते हो N पॉजिटिव I नेगेटिव। क्लियर, तो ये ध्यान रखना। बेसिकली आपने डिटर्जेंट्स पढ़े हैं, मैं यूज बताती हूँ क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स का, कि क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स यूज कहाँ पे होते हैं। आपने डिटर्जेंट्स पढ़े केमिस्ट्री इन एवरीडे में, वहाँ पे आपने कैटायोनिक डिटर्जेंट्स पढ़े हैं। तो ये जो कैटायोनिक डिटर्जेंट्स होते हैं ना, दे आर क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स। चैप्टर्स को एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ा करो कि मैंने यस ये चीज़ वहाँ पे पढ़ी थी। और आपकी एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल गिवन है सिटाइल ब्रोमाइड, जो हेयर कंडीशनर में यूज होता है, दैट इज कैटायोनिक डिटर्जेंट। और कैटायोनिक डिटर्जेंट क्या होते हैं, क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स। तो यहाँ पे आप ये याद करेंगे कि हाउ हॉफमैन अमोनोलाइसिस टेक्स प्लेस। नाउ कम टू द नेक्स्ट मेथड, that is Smith reaction. क्या होता है स्मिथ रिएक्शन में? स्मिथ रिएक्शन इज वेरी मच सिंपल. यू कैन टेक अमाइड और एसिड क्लोराइड. आप अगर इस लेवल की बुक्स उठा के देखेंगे तो आपको गिवन होगा एसिड क्लोराइड, कि व्हेन एसिड क्लोराइड रिएक्ट विद हाइड्रोजोइक एसिड in presence of little amount of base, the product form is amine. Clear? So this reaction is known as Smith reaction. NCERT में नहीं मिलेगी, बाकी आपकी कंपटीशन की बुक्स में आपको ये रिएक्शन मिल जाएगी, स्मिथ रिएक्शन. N3H is हाइड्रोजोइक एसिड. और यहाँ पे ये जो बेस है ये किसका काम करता है? कैटालिस्ट का. इसीलिए जो इसकी अमाउंट होती है वो क्या होती है? नेग्लिजिबल. क्लियर? तो यहाँ पे आके हमारी जो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है अमीन्स की वो खत्म होती हैं. अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की. प्रॉपर्टीज ऑफ अमीन्स. बेसिकली हमारे पास दो टाइप की प्रॉपर्टी होती हैं. वन इज फिजिकल प्रॉपर्टीज and the second one is chemical properties. एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं. जब आप बाहर से देख के किसी चीज को एनालाइज करते हो तो वो क्या होती है? उसकी फिजिकल एनालिसिस, कि आपने देख के और उसको क्या कर लिया? एनालाइज.
लेकिन इंटरनली वो किस तरीके से रिएक्ट करता है वो उसकी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉट सो स्पेशल, सिंपली दे आर कलरलेस। अमीन्स जो होती हैं दे आर कलरलेस, बट अगर हम इनका मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता रहता है, अगर मान लीजिए हमारी जो अमीन है वो बहुत पुरानी है, जैसे लेबोरेटरी के अंदर हमारे पास मान लीजिए एनिलीन की बॉटल थी, वो पिछले साल की है, तो उसके अंदर हल्का सा कैसा कलर मिलेगा, येलो। क्लियर। और एक चीज और बताते हैं कि जो हमारी एनिलीन होती है NH2 ओवर बेंजीन रिंग, जैसे ही हम लैब में इसमें से सॉल्यूशन को निकालते हैं एनिलीन को, तो बेटा आपको पता है जब हम बॉटल में से किसी सॉल्यूशन को निकाल रहे हैं तो बॉटल के साइड्स पे भी आके आपका सॉल्यूशन लगेगा। तो क्या होता है लैब के अंदर आप देखोगे कि जो एनिलीन की बॉटल होती है ना, उसके बाहर वाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है। और उसका क्या रीज़न होता है कि जब हम एनिलीन को एटमॉस्फेयर में ओपन करते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ जो एनिलीन है इट विल बी ऑक्सीडाइज्ड, किसमें, नाइट्रोबेंजीन में। ऑल्दो नाइट्रोबेंजीन इज ऑल्सो ए लिक्विड, लेकिन बेटा डिपोजिशन जो होती है ना उस बॉटल के बाहर वो किसकी वजह से होती है, नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन की वजह से। और कोई बहुत सारा पाउडर नहीं होता, थोड़ी सी अमाउंट होती है उस पाउडर की। क्लियर। तो ये चीज़ ध्यान रखना। बेंजल्डिहाइड में भी सेम थिंग होती है कि अगर हम बेंजल्डिहाइड की बॉटल को खोल के उसमें से सॉल्यूशन निकालें तो उसकी बॉटल के बाहर भी आपको वाइट कलर का पाउडर डिपॉजिट हुआ मिलता है। और वहाँ पे भी क्या रीज़न होता है, फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड। यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन बना है, वहाँ पे क्या बनता है, बेंजोइक एसिड। यहाँ पे ये लिक्विड होता है, इसीलिए जो बॉटल के चारों तरफ जो आपको अमाउंट मिलती है ना उस वाइट पाउडर की, वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल। लेकिन ये खुद सॉलिड होता है बेंजोइक एसिड। इसीलिए जब हम बेंजल्डिहाइड से बॉटल से, बेंजल्डिहाइड की बॉटल से हम बेंजल्डिहाइड निकालें तो वहाँ पे बहुत अच्छी अमाउंट में हमें क्या मिलता है, बॉटल के बाहर बेंजोइक एसिड। क्लियर। तो ये चीज़ें ध्यान रखा करो। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। amines are water soluble, but not all the amines are water soluble. तो कौन सी अमीन्स सॉल्यूबल होंगी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी सबसे ज़्यादा सॉल्यूबलाइज होती है, उसके बाद होती है सेकेंडरी, और जो टर्शरी अमीन होती है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वाटर के अंदर, देखो वाटर के अंदर हम बात कर सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट। व्हाई वी ऑलवेज यूज वाटर इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट्स, क्योंकि वाटर क्या होता है बेटा, इजीली अवेलेबल और चीप सॉल्वेंट है, इसकी बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट नहीं होती। इसीलिए जब हम पोलर सॉल्वेंट्स की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, स्पेसिफिकली वाटर की। प्राइमरी अमीन मैक्सिमम सॉल्यूबल होती है। इसका रीज़न है कि जो प्राइमरी अमीन्स है दैट इज RNH2, बेटा दो हाइड्रोजन है यहाँ पे, सो इट कैन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। अगर आप बात करें सेकेंडरी अमीन्स की, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर हम टर्शरी की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, क्योंकि नाइट्रोजन के पास खुद की हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसके पास एक लिटिल बिट टेंडेंसी होती है कि जो वाटर है, ये क्या है, वाटर, मैं इसको ऐसे दिखा रही हूं, ये नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन। बेटा ये एक्सटेंट बहुत कम होता है। अगर आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपकी बुक्स में ये लिखा रहता है, जब आप बेसिसिटी का टॉपिक डिस्कस करते हो, कि टर्शरी अमीन्स डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, बट टर्शरी अमीन्स कैन फॉर्म
हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर बट द एक्सटेंट इज वेरी स्मॉल। क्यों बेटा? 3 एल्काइल ग्रुप्स हैं, मतलब बल्की ग्रुप्स, ये बल्कियर ग्रुप्स हैं, इसीलिए ये चांस की बात होती है कि कई बार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन भी जाती है और बल्कियर ग्रुप्स इसको स्टेरिकली हिंडर्ड कर लेते हैं नाइट्रोजन को, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है? स्मॉल एटम, तो कई बार ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती। इसीलिए आपकी एनसीईआरटी ने लिखा है कि टर्शरी अमीन्स डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। क्लियर? तो ध्यान रखना कि विच टाइप ऑफ अमीन्स आर मोस्ट सॉल्युबल, द आंसर विल बी प्राइमरी। अगर मैं अमोनिया के साथ कंपेयर करूं तो अमोनिया के पास 3 हाइड्रोजन है, मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, फिर प्राइमरी, देन सेकेंडरी एंड लास्टली टर्शरी। क्लियर? दिस इज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं बेसिसिटी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं और बेसिसिटी पे क्वेश्चन जरूर आता है, आपका नीट एग्जाम बेसिसिटी को जरूर कंसीडर करता है। देखिए बेटा, बेसिसिटी की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि अमीन्स बेसिक होती हैं, अमीन्स आर बेसिक इन नेचर। इनका पेरेंट कंपाउंड कौन था? अमोनिया, जो कि क्या होता है? बेस होता है। आप क्या बोलते हो? इसके ऊपर लोन पेयर है एंड द स्पीशीज विच कैन डोनेट इट्स लोन पेयर विल एक्ट एज अ बेस। कि जिस स्पीशीज के पास टेंडेंसी होती है कि वो अपने लोन पेयर को डोनेट करे, वो स्पीशीज क्या होती है? बेस। इससे बनी प्राइमरी, इसी से बनी सेकेंडरी और इससे बनी टर्शरी। जब पेरेंट बेस है, मतलब आप डॉटर भी बोल सकते हो कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आर डॉटर्स ऑफ अमोनिया, तो ये इनका नेचर भी कैसा आएगा? बेसिक आएगा। क्लियर? अब हम बात करेंगे कि कौन से ज्यादा बेसिक होते हैं। देखिए, हमारे पास 2 फेज होते हैं बेसिकली। वन इज गैसियस फेज, one phase is gaseous and the another one is aqueous phase। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम्स में तो आप ये चीज जरूर क्लियर कर लेना कि हमारा क्वेश्चन गैसियस फेज का है या फिर एक्वस फेज का। अगर वहां पे फेज मेंशन नहीं है then you have to consider the phase as gaseous phase। ये चीज ध्यान रखना। बच्चों के दिमाग में होता है कि मेरी सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक है, बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सही नहीं है। ध्यान रखना आप, गैसियस फेज में बेसिसिटी का कुछ और ऑर्डर होता है और एक्वस फेज के अंदर बेसिसिटी का कुछ और ऑर्डर होगा। तो आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये देखेंगे कि मेरा फेज कौन सा है, आइदर इट इज gaseous or it may be aqueous। सबसे पहले हम बात करते हैं gaseous phase की, because gaseous phase is very much simple। आप gaseous phase भी कह सकते हो, आप complete absence of water भी बोल सकते हो, complete absence of वाटर। गैसियस फेज कह लो चाहे कंप्लीट एब्सेंस ऑफ वाटर कह लो, एक ही बात होती है। क्या होता है इसके अंदर? मैं ऑर्डर आपके पास लिखती हूं। हमारे पास मान लीजिए अमोनिया है, हम पेरेंट के साथ भी कंपेयर करेंगे कि भाई पेरेंट के कंपैरिजन में ये कितनी ज्यादा बेसिक है या कितनी कम बेसिक है। नेक्स्ट, प्राइमरी अमीन, दिस वन इज सेकेंडरी अमीन एंड लास्टली वी हैव टर्शरी अमीन्स। हमारे पास ये अमीन्स गिवन है विद देयर पेरेंट कंपाउंड
अमोनिया। हमें इनका कंपैरिजन करना है बेसिसिटी का, कौन से फेज में? गैसियस फेज में। कैसे करेंगे? सिंपली यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, +1 में भी आप ये चीज पढ़ के आए हो, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, इट विल ऑलवेज इंक्रीजेस द बेसिसिटी। पहली चीज कि जो आपकी गैसियस फेज में अमीन्स हैं उनके ऊपर एक ही फैक्टर काम करेगा, और वो कौन सा फैक्टर होगा? +I, इंडक्टिव। लेकिन अगर हम एक्वस फेज की तरफ मूव करेंगे तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कंसीडर होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस भी कंसीडर होगी, इनके अंदर हम इंडक्टिव इफेक्ट को भी कंसीडर करेंगे, 3-4 फैक्टर्स आ जाते हैं। जबकि इन केस ऑफ gaseous phase we always consider one factor, that is inductive effect। आप सभी को पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना। यहां पे ये अल्काइल ग्रुप्स देखिए बेटा, ये अल्काइल ग्रुप, ये 2 अल्काइल ग्रुप, यहां पे 3 अल्काइल ग्रुप। इसका मतलब इसके पास कितने अल्काइल हैं? 3 अल्काइल ग्रुप। और 3 अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप्स। यहां पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है सभी में इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर। जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी वो किसकी वजह से आएगी? इन अल्काइल ग्रुप्स की वजह से। तो एक चीज ध्यान रखना, गैसियस फेज में जिसके पास जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप्स होंगे वो अमीन उतनी ही ज्यादा क्या होगी? बेसिक। तो अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ गैसियस फेज, तो यहां पर मैक्सिमम अल्काइल ग्रुप्स हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 1। अमोनिया इज हैविंग नो अल्काइल ग्रुप। तो यहां पे ऑर्डर क्या आएगा हमारा? विच अमीन इज मोस्ट बेसिक? टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, and lastly we have ammonia. So this is the decreasing order of basicity in which phase? Gaseous phase। ध्यान रखना ये गैसियस फेज में है। गैसियस फेज में हमेशा टर्शरी सबसे ज्यादा बेसिक होगी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद हमारे पास आएगा अमोनिया। और एक चीज और बता देते हैं कि यहाँ पे ये जो बेटा R ग्रुप है ये क्या होना चाहिए? एल्काइल। सपोज कीजिए हमारे पास अराइल अमीन्स हैं, दिस वन इज अराइल अमीन। मान लीजिए हमने अराइल में सबसे सिंपलेस्ट ले ली एनिलीन। तो ध्यान रखना, एक मेरे पास मान लीजिए अमीन है एल्काइल अमीन में मिथाइल अमीन, ये हमेशा ज्यादा बेसिक होंगी। कहने का मतलब है एल्काइल अमीन्स आर मोर बेसिक देन अराइल अमीन्स। रीजन है यहाँ पे, और रीजन साफ साफ दिख रहा है सभी को कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर अवेलेबल है एंड दिस लोन पेयर इज डीलोकेलाइज्ड। ये किस में पार्टिसिपेट करेगा? रेजोनेंस में। इसका मतलब दिस लोन पेयर इज नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। अगर हम बात करें एल्काइल अमीन्स की, दिस एल्काइल ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा इस नाइट्रोजन को। नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, जब इंक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो बेसिक नेचर इंक्रीज हो गया। ध्यान रखना कि एल्काइल अमीन्स, और ये हमेशा होता है ऑलवेज, ये कंडीशन कभी भी, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ध्यान रखना कि एल्काइल अमीन्स आर ऑलवेज मोर बेसिक देन अराइल अमीन्स
In case of aryl amines, the lone pair is delocalized, not freely available for donation. अब देखिए एक केस और बताती हूँ, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है घुमा के. If I write here this amine, second case I take here this amine. You know, this one is primary, this one is secondary. एक और ले लेते हैं टर्शरी अमीन. अराइल का केस भी तो पता होना चाहिए, कहीं आप देखते ही कह दो कि हमारी अराइल के केस में भी टर्शरी ज़्यादा क्या होगी, बेसिक. मेरे पास यहाँ पे 3 अमीन्स हैं. पहली अमीन मेरे पास प्राइमरी है, दूसरी मेरे पास सेकेंडरी है, और तीसरी मेरे पास यहाँ पे कौन सी है, टर्शरी अमीन. एल्काइल के केस की तरह ये मत कहना टर्शरी इज मोस्ट बेसिक, नो. यहाँ पे देखिए ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर, ये सबसे पहले इस रिंग के अंदर क्या होगा, डीलोकेलाइज. उसके बाद ये इस रिंग में डीलोकेलाइज होगा, उसके बाद ये इस रिंग में डीलोकेलाइज होगा. मतलब यहाँ पे मैक्सिमम एक्सटेंट है किसका, रेजोनेंस का. अगर मैं बात करूं ना स्टेबिलिटी की, कि आपको पास ये 3 स्ट्रक्चर गिवन है और आपसे पूछा जाए विच वन इज मोस्ट स्टेबल, देन द आंसर विल बी दिस वन, बिकॉज इन दिस केस मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड. बट बेटा बेसिसिटी में ऐसा नहीं होगा. बेसिसिटी में हमें इस लोन पेयर को डोनेट करवाना है, और नाइट्रोजन जब अपना लोन पेयर डोनेट करेगी तो ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा. यहाँ पे आप देखिए 3 रिंग्स में डीलोकेलाइजेशन हो गया, मतलब दिस लोन पेयर इज कंप्लीटली बाउंड. ये बंधा हुआ है किससे, इन रिंग्स के साथ, कि ये क्या करेगा, रेजोनेंस. फ्रीली अवेलेबल नहीं है, नाइट्रोजन इसको डोनेट नहीं कर सकती, मतलब ये बेसिसिटी के मामले में सबसे पीछे है. यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इन सेकेंडरी अमीन, तो यहाँ पे इस रिंग के अंदर डीलोकेलाइजेशन होगा, और इस रिंग के अंदर, इसमें 3 रिंग्स के अंदर डीलोकेलाइजेशन था. हियर डीलोकेलाइजेशन अकर्स इन ओनली 2 रिंग्स. मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर करें, सेकेंडरी और टर्शरी, देन दिस वन इज मोर बेसिक देन दिस टर्शरी. और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे सिर्फ एक रिंग में क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन, मतलब ये सबसे ज़्यादा क्या है, बेसिक. तो हमारे पास बेटा ये ऑर्डर आ गया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. एक कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो रेजोनेंस का, और सेकंड कॉन्सेप्ट आप बता सकते हो -I इफेक्ट ऑफ फिनाइल रिंग. और हमने क्या पढ़ा, -I इफेक्ट तो सॉरी बेसिसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. यहाँ पे एक रिंग इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रही है, यहाँ पे 2 रिंग अपनी तरफ खींच रही है, और यहाँ पे 3 रिंग्स अपनी तरफ इस इलेक्ट्रॉन को खींच रही हैं. तो बेटा ध्यान रखना, एल्काइल केस में टर्शरी सबसे ज़्यादा बेसिक हैं गैसियस फेज में, लेकिन यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा. यहाँ पे कॉन्सेप्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजोनेंस पे. जितना ज़्यादा रेजोनेंस उतना ही लोन पेयर कम अवेलेबल है किसके लिए, डोनेशन के लिए. तो यहाँ पे ऑर्डर हमारा रहेगा प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. नाउ कम टू द नेक्स्ट, बेसिसिटी इन एक्वस फेज. हम बात करेंगे अब किसकी, बेसिसिटी की. कौन से फेज में, एक्वस फेज में. मैं 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट्स ले रही हूं बेटा.
वन इज मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स, मैंने यहां पे लिया मिथाइल अमीन। सेकेंड मैंने कंसिडर किया डाइमिथाइल अमीन। नेक्स्ट मैंने कंसिडर किया ट्राइमिथाइल अमीन, और एक मैंने कंसिडर किया यहाँ पे अमोनिया। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे 4 मैंने लिखे हैं, एक पेरेंट कंपाउंड और 3 मेरे पास क्या प्रेजेंट है, अमीन्स। दिस वन इज प्राइमरी, दिस वन इज सेकेंडरी, दिस वन इज टर्शरी एंड दिस वन इज पेरेंट कंपाउंड, जिसमें से ये सारी अमीन्स क्या है, डेराइव्ड है। क्लियर। सेकेंड मैं कंसिडर करूं इथाइल सब्स्टिट्यूटेड, दिस वन इज इथाइल अमीन। सेकेंड डाई इथाइल अमीन। नेक्स्ट ट्राई इथाइल अमीन एंड द लास्ट वन इज अमोनिया। हमारे पास यहाँ पे 2 केस हैं, एक मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड और एक हमारे पास क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूटेड। 2 है हमारे पास। इसमें बेसिसिटी का अलग ऑर्डर है और इसमें बेसिसिटी का अलग ऑर्डर है। ये दोनों जो हैं ये सेम नहीं है। कैसे? एक्वस फेज में हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं। फर्स्टली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड स्टीरिक हिंड्रेंस, नेक्स्ट इंडक्टिव इफेक्ट। हमारे पास 3 फैक्टर्स काम करेंगे किसमें, एक्वस फेज में। वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड वन इज स्टीरिक हिंड्रेंस एंड द लास्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट। अगर मैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड की बात करूं, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स, तो मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स के केस में क्या होगा, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस देखें तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, इन केस ऑफ प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अमोनिया का केस हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो सारी अमीन्स हैं दे आर हैविंग एल्काइल ग्रुप्स, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप अवेलेबल है। तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो अमीन्स हैं, चाहे ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड हो और चाहे ये इथाइल सब्स्टिट्यूटेड, अमोनिया के कंपैरिजन में ये हमेशा क्या होंगी, ज्यादा बेसिक। क्योंकि इन केस ऑफ अमोनिया द 3 ग्रुप्स आर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो प्लस आई इफेक्ट है दैट विल बी 0। तो एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आपके पास एक्वस फेज के ऊपर क्वेश्चन हो और उसमें आपको अमोनिया गिवन है, तो अमोनिया को आप लास्ट में बेसिक रखेंगे, क्योंकि बाकी अमीन्स के अंदर आपको क्या गिवन होगा, एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। अगर मैं स्टीरिक हिंड्रेंस देखूं तो सबसे ज्यादा है टर्शरी में, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। इंडक्टिव इफेक्ट देखूं तो टर्शरी में सबसे ज्यादा है, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में। अब तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया कि भाई कौन ज्यादा बेसिक है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब द्वंद्व, एक में कोई फैक्टर आगे है, एक में कोई फैक्टर आगे है। अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड करेंगे कि इन केस ऑफ सेकेंडरी अमीन ऑल फैक्टर्स आर बैलेंस्ड। सभी फैक्टर बैलेंस हैं उसमें। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करी तब भी वो बीच में है, स्टीरिक हिंड्रेंस के केस में भी वो बीच में है, और जब हमने बात की इंडक्टिव इफेक्ट तब भी वो मिडल में प्रेजेंट है। मतलब ऑल फैक्टर्स आर बैलेंस्ड। कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्राइमरी में ज्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस टर्शरी में ज्यादा है। समझ गए? तो यहां पे हमने क्या कहा, एक्वस फेज में, इन एक्वस फेज दिस पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी अमीन्स आर मोस्ट बेसिक
एक्वस फेज में आपको मिथाइल, प्रोपाइल, इथाइल, whatever substituted amines are given, you have to write firstly secondary amines are the most basic amines. सारे फैक्टर्स क्या है इसमें? बैलेंस्ड. अब देखिए बेटा डिफरेंस कहाँ पे आएगा? मिथाइल और इथाइल को दोनों को मैं एक साथ ले रही हूँ. अगर मैं देखूँ मिथाइल और यहाँ पे मेरा है इथाइल, देन मिथाइल ग्रुप इज स्मॉलर ग्रुप और जो मेरा इथाइल ग्रुप है दैट विल बी लार्ज. भाई मिथाइल के कंपैरिजन में तो बड़ा ही है, 2 कार्बन हो गए, 5 हाइड्रोजन हो गई, जबकि मिथाइल के केस में सिर्फ 3 क्या है? हाइड्रोजन. तो बेटा ध्यान रखना जब हम बात करें ना मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स की, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो प्रीडोमिनेटिंग फैक्टर है, क्योंकि देखिए स्टीरिक हिंड्रेंस का इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा. समझ रहे हो? आपका जो मिथाइल ग्रुप है, इस पॉइंट को धीरे धीरे समझिए कि भाई मिथाइल ग्रुप स्मॉल ग्रुप है, इसका मतलब द मिथाइल ग्रुप इज अ स्मॉलर ग्रुप, इट विल नॉट इंटरफेयर इन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड डिसाइड करेगी कि कौन अब सबसे ज्यादा क्या है? बेसिक. और अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखूं तो प्राइमरी और टर्शरी में से प्राइमरी के अंदर ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. मतलब इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड, यहां पे बेटा ऑर्डर क्या आएगा? सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्शरी एंड लास्टली अमोनिया, बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द डिसाइडिंग फैक्टर. हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिसाइड करेगी, अब उस कॉन्फ्लिक्ट को हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूर करेगी, क्योंकि हमारा मिथाइल ग्रुप स्मॉल ग्रुप है. यहीं पे अगर मैं बात करूं इथाइल ग्रुप की, तो जो इथाइल ग्रुप है दैट इज बल्कियर ग्रुप, ये बड़ा ग्रुप है. तो यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर कौन है? देखिए जितना बड़ा ग्रुप होगा मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो उतना ही क्या होगा? कम. इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स which factor is deciding? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. बट इन केस ऑफ इथाइल सब्स्टिट्यूटेड, आप इथाइल भी ले सकते हो, प्रोपाइल भी ले सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट यू विल टेक. क्या बनेगा यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर? दिस स्टीरिक हिंड्रेंस इज डिसाइडिंग फैक्टर. इसका मतलब अगर हम बात करें इथाइल से नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की, देन टर्शरी अमीन्स आर मोर बेसिक देन प्राइमरी. यहां से एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप नीट के कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए कि अमीन्स का बेसिसिटी का ऑर्डर आपसे पूछा हुआ है, बस सब्स्टिट्यूएंट देख लेना, फेज देख लेना. क्लियर? तो इसको याद कर लेना कि इन केस ऑफ मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड द ऑर्डर विल बी सेकेंडरी, देन प्राइमरी, then tertiary and lastly we have ammonia. But in case of ethyl substituted, the order will be secondary, I am writing here secondary, then tertiary, then primary and lastly we have ammonia. यहाँ पे ऑर्डर है 2, 1, 3 और यहाँ पे हमारा ऑर्डर है 2, 3, 1. So this is all about basicity of amines. Rest of the things we will discuss in our next lecture. Thank you.